नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है और आज हम एनालिसिस करेंगे 6 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर का। दोस्तों 22 जुलाई 2019 को हमारे देश ने चंद्रयान जो मिशन है, चंद्रयान मिशन को स्पेस में भेजा था और यह कोशिश थी कि चंद्रयान का जो लैंडर और रोवर है वो दोनों मून की सतह पे ठीक से लॉन्च हो जाए, ठीक से वो लैंड कर जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा हो न सका, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और हमारा जो लैंडर और रोवर था वो दोनों ही क्रैश कर गए मून की साइड पे जाके। और यह जो हमारी कोशिश थी मून पे पहुंचने की, यह पार्शियली फेल हो गई क्योंकि हमने जो हमारा जो सैटेलाइट था वो हमने मून की कक्षा में छोड़ दिया था। तो 95% तो ये सफल मिशन था, लेकिन 5% फेलियर इसलिए हो गया क्योंकि हमारे जो लैंडर और रोवर थे वो दोनों क्रैश कर गए वहाँ पे। दोस्तों अब आपने थंबनेल देखा होगा, अब हम एक और प्रयास करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के रूप में। दोस्तों चंद्रयान 3 जो है 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में कभी भी मून पे भेजा जा सकता है और इसे हम LMV-3 लॉन्च व्हीकल में हमने इसे लगा दिया है और अब ये टेक ऑफ करने को तैयार है, रेडी है। इसके सारे जो भी इंजीनियरिंग जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग के जो भी इसके टेस्ट हैं वो सारे पूरे किए जा चुके हैं और अब बस हमें काउंटडाउन अब शुरू ही हो गया है। बस हमें देखना है कि ये हमारा जो चंद्रयान मिशन 3 है वो सक्सेसफुल रहे और हम USA, रशिया और चाइना के बाद चौथे ऐसे कंट्री बन जाएं जो कि मून पे जो पहुंच गए, मून की सतह पे जिन्होंने जो अपने लैंडर और रोवर को जिन्होंने लैंड करा दिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली लोग बोल रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है कि 13 जुलाई को लॉन्च ट्राई किया जाएगा और उम्मीद ये है कि इस बार ये लॉन्च सक्सेसफुल रहेगा क्योंकि सारे जो खामियां थी पिछले बार की उसे दूर कर ली गई हैं। सारे जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है, लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और मून के पोल पे जो लैंडिंग की जहाँ जो साइट है उस पे बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च किया जा चुका है और इस बार उम्मीद है कि ये हमारा जो लॉन्च है वो एकदम सफल रहेगा और हम USA, रशिया और चाइना के बाद चौथे ऐसे कंट्री बन जाएंगे दुनिया में जो कि मून पे अपना प्रेजेंस स्थापित करेगी। दोस्तों चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों चंद्रयान 2 के बाद ये तीसरा मिशन है जो हम लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए हम अपना लैंडर और रोवर वहाँ भेजेंगे। इसरो द्वारा ये मिशन स्थापित किया गया है, इसरो इस मिशन को संचालित कर रही है। और अब दोस्तों देखिए, चंद्रयान 2 में एक लैंडर था, रोवर था और एक ऑर्बिटर था। लेकिन दोस्तों चंद्रयान तो ऑर्बिटर का सफल प्रक्षेपण मून की कक्षा में हो गया था, लेकिन दोस्तों लैंडर और रोवर का नहीं हो पाया था। इन लैंडर और रोवर का नाम था विक्रम और प्रज्ञान। दोस्तों अब हम लोग सिर्फ लैंडर और रोवर भेजेंगे। अब हम लोग दोस्तों ऑर्बिटर नहीं भेजेंगे क्योंकि हम लोग ऑर्बिटर ऑलरेडी भेज चुके हैं। दोस्तों चंद्रयान 3 जो है वो एक इंटरप्लैनेटरी और इसमें 3 मेजर मॉड्यूल्स हैं दोस्तों। प्रपल्शन मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है और रोवर मॉड्यूल है। प्रपल्शन मॉड्यूल दोस्तों को हम शेप कहते हैं, जिसका पूरा नाम है स्पेक्ट्रोपोलोमेट्री हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। और ये जो पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं मतलब अर्थ के, वो लूनर ऑर्बिट से लेगा। और लैंडर जो पेलोड है दोस्तों वो उसके भी 3 पार्ट हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं दोस्तों? पहला पार्ट है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। दोस्तों ये चंद्रास चेस्ट जिसे हम कहते हैं चेस्ट, ये थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर चेक करेगा मून का। दोस्तों इसके बाद है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। दोस्तों ये मून में सिस्मिक एक्टिविटी को देखेगा कि वहाँ भूकंप क्या आती है, कैसे आती है, कितना उसका मैग्नीट्यूड रहता है, ये सारी चीज़ें वो चेक करेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें तीसरा है लैंग्यूमिर प्रोब दोस्तों करेगा, वो प्लाज्मा डेंसिटी और वेरिएशंस के बारे में देखेगा। ये थोड़ा मतलब और डिटेल में इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन ये प्लाज्मा डेंसिटी में कैसे वेरिएशंस होते हैं इसके बारे में ये देखेगा। दोस्तों अब रोवर पेलोड से, तो लैंडर पेलोड था, रोवर पेलोड में दोस्तों है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये 2 पार्ट्स हैं दोस्तों रोवर पेलोड्स में, जो
तरह तरह के अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट एलिमेंटल एलिमेंट जो वहाँ के जो मून में के रॉक्स में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका कंपोजिशन चेक करेंगे और हमें धरती पे इसको कंपोजिशन को चेक करके वो भेजेंगे कि यहाँ की जो मून के का जो सरफेस है, मून के जो रॉक्स है, उसका की कंपोजिशन एक्चुअली में क्या है। अब दोस्तों उसको LMV-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से भेजा जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। पहले हम इसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 के नाम से जानते थे और इसने अभी हाल ही में दोस्तों 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, जो सैटेलाइट लॉन्च किए थे और ये इसका 6th लॉन्च था। अपने 6th लॉन्च में इसने 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे और ये इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल बन गया दोस्तों। और ये कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन के लिए डेडिकेटेड है लॉन्च व्हीकल, जिसको स्पेस PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फॉर नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट स्पेस वेब, ये दोनों लोगों में मिलके इसको बनाया है। ये डेडिकेटेड लॉन्च व्हीकल को कॉमर्शियली एक्सप्लोरेशन के लिए, कॉमर्शियल यूज़ के लिए इसको बनाया गया है दोस्तों। और यही लॉन्च व्हीकल जो है वो हमारा चंद्रयान 3 को भी मून तक ले जाएगा। तो ये थी दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन। अब देखने वाली बात ये होगी कि 12 से 19 जून के बीच में कौन सा डेट फाइनलाइज होता है इस लॉन्च व्हीकल को मून तक भेजने के लिए और हमारे लैंडर और रोवर को मून के सतह पे लॉन्च करने के लिए। ये देखने वाली बात होगी और इस बार पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये हमारा सक्सेसफुल मिशन रहेगा और हम रशिया और चाइना के बाद चौथे ऐसे देश बन जाएंगे जो मून पे अपना प्रेजेंट स्थापित कर पाएंगे। दोस्तों अब अगले खबर पे आते हैं, चांद से धरती पे आते हैं। थोड़ा धरती पे देखिए दोस्तों क्या हो रहा है हमारे देश में कि अजीत पवार जी ने पूरा रिबेलियन खोल रखा है। वो अब किसी भी तरह से पार्टी पे NCP पे अपना कब्जा चाहते हैं और इसी एवज में उन्होंने बोला कि भैया 30 जून को ही इनकी ताजपोशी हो चुकी थी एज ए NCP लीडर, एज ए NCP प्रेसिडेंट, NCP के अध्यक्ष के तौर पे। तो उस हिसाब से इनका ये NCP जो पार्टी है इनकी होगी और मैक्सिमम जो रिबेलियन MLAs हैं, रिबेलियन ये नहीं कहने से मना कर रहे हैं क्योंकि भाई 30 मैक्सिमम जब इनके साथ है तो रिबेल कैसे हुए, वो तो पार्टी के ही हो गए। तो इनका ये कहना है कि मैक्सिमम जो MLAs हैं उनका सपोर्ट इनके पास है, तो पार्टी का जो सिंबल है वो भी इन्हीं को मिलना चाहिए। तो भैया ठीक है। और फिर इसी एवज में इन्होंने एक इलेक्शन कमीशन के एक रूल का हवाला दिया है जिससे ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को पूरा पावर है कि वो पार्टी सिंबल इनके नाम पे एलोकेट कर दे। अब भैया वो कौन सा रूल है वो भी हम देख लेते हैं। वो है दोस्तों एलोकेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल 1968 ऑर्डर। अब दोस्तों ये ऑर्डर क्या कहता है दोस्तों, इस ऑर्डर का जो पैरा 15 है वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन होगा सिंबल्स को लेके कि सिंबल किस पार्टी को जाना चाहिए, किस ग्रुप को जाना चाहिए, वो बाइंडिंग होगा और फाइनल होगा। अगर कोई दो राइवल ग्रुप हैं वो दोनों कह रही है कि हमारा ये इलेक्शन का सिंबल ही हमारा है, हमको मिलना चाहिए, तो पैरा 15 जो है दोस्तों ये कहता है सिंबल ऑर्डर का कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन जो भी डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा और दोनों राइवल ग्रुप को मानना पड़ेगा। हालांकि फिर आप इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जुडिशियल रिव्यू इसमें हो सकता है। अब दोस्तों ये जो ऑर्डर है ये किसके ऊपर अप्लाई होता है दोस्तों, ये रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टीज़ पे अप्लाई होता है। दोस्तों दो तरह की पार्टीज़ होती हैं, एक रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड, और ये रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। तो ये किस पे लागू होता है, रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड। रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड के केस में क्या होगा भैया, रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड केस में EC कहती है कि यार तुम लोग आपस में ही बैठ के फैसला कर लो कि किसके पास जाएगा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम तुम लोग के बारे में फैसला करें, अभी तुम लोग पहले रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनो, उसके बाद देखा जाएगा। तो यही होता है दोस्तों। और अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी आपस में फैसला नहीं कर पाती तो वो कोर्ट जाती है, इसी कहती है ठीक है भैया कोर्ट में जाके फैसला कर लो, कोई बात नहीं। अब दोस्तों देखिए इस ऑर्डर का सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ था, 1968 का ये जो ऑर्डर है उसका उपयोग हुआ था सबसे पहले जब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था 1969 में, जिसमें दो पार्टियाँ बनी थी, INCI इंदिरा गांधी और एक INCI मोरारजी देसाई के उसमें बनी थी INC। तो उसका स्प्लिट जब हुआ था तो वहाँ सबसे पहले इस ऑर्डर का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सारी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में उनका रजिस्ट्रेशन का क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, वो सारी चीज़ें कवर हैं। तो दोस्तों इस ऑर्डर के बारे में आपको जानकारी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत न्यूज़ में चल रहा है और ये आने वाले एग्ज़ाम्स में, मेंस में पूछा जा सकता है। तो आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू होना चाहिए और प्लस इसका वेरियस एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी इसको पता होना चाहिए। दोस्तों अब आते हैं हम बॉम्बे हाई कोर्ट के एक नोटिस पे, जिसने इंटरफेथ मैरिज पे स्टेट गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा है। तो भैया ये मामला क्या है? मामला ये है कि भैया जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर को ये आदेश दिया आपने कि जितनी भी औरतें महाराष्ट्र में इंटरफेथ मैरिज की हैं, मतलब इंटर रिलीजियस मैरिज, जितनी भी वुमेन ने इंटर रिलीजियस मैरिज किया, जैसे हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से, इस तरह से जो मैरिज किया, उनके बारे में आप एक डेटा इकट्ठा करिए। और इस डेटा गवर्नमेंट क्या करेगी? मे बी कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई एक्ट ले आएगी। अगर उसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा इंटरफेथ मैरिज हो गए हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी में ज़्यादा औरतों ने मैरिज कर लिया, तो हो सकता है कोई लॉ इसके बारे में लाए। तो ये वहाँ के जो NGOs हैं, वहाँ की जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनको पसंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, वो कोर्ट पहुँच गए और उन्होंने कहा कि भैया ये आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 इसका कंट्रावेंशन है, इसके अगेंस्ट है। आर्टिकल 14 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 14 कहता है कि सभी जो नागरिक हैं वो इक्वल हैं लॉ के बिफोर, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये कहता है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन पे आप इन मामलों, इन चीज़ों पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ, इन पे आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि सेक्स पे रिलेटेड, सेक्स और रिलीजन, इन दोनों चीज़ों पे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। औरतों का ही दिया जा रहा है, मर्दों का क्यों नहीं दिया जा रहा है? और एक रिलीजन को यहाँ टारगेट करने को कहा जा सकता है बाद में, ये भी चीज़ें बोल रही हैं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, इसका भी कंट्रावेंशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? भाई ये हमारी मर्जी है, हम किसी से शादी करें, किसी धर्म का हो, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको अलाउ कर रहा है। इस पर आप डेटा क्यों मांग रहे हैं? क्या बात है? ऐसा मतलब समथिंग फिशी ऐसा कुछ लग रहा है। तो ये भी NGOs करें कि इस पर डेटा लेंगे, फिर एक नया कानून बनाएंगे कि यार इंटरफेथ मैरिजेस को और टफ बना दिया जाए और नियम और टफ बना दिए जाएँ ताकि ऐसे मैरिजेस हो ना पाएँ। तो इनका ये भी आरोप है। उसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इनका ये कहना है, इसका बहुत ही ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन है दोस्तों राइट टू लाइफ का। तो ये NGOs कहते हैं कि भैया राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में ये है कि हम किसी से भी मैरिज करें, हम एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, अपने मन से जिए, हमारा शादी करने का अधिकार किसी का है, हमारा राइट टू लाइफ है। तो इसको भी ब्रीच किया जा रहा है इस ऑर्डर के द्वारा। तो अब हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है सरकार को कि एक्सप्लेन करो भाई क्यों ये सब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। और ये सब जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि राइट टू इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्रेशन, इसका जो ब्रीच हो रहा है आपके इस ऑर्डर के द्वारा, आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हो। इसके अलावा दोस्तों राइट टू आर्टिकल 25 का भी यहाँ ब्रीच हो रहा है, राइट टू प्रोग्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। अगर मान लीजिए कोई एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शादी करता है और कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उसकी मर्ज़ी है, वो किसी भी धर्म में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह का ऑर्डर कोई आता है और कोई नियम बनता है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर गवर्नमेंट क्या जवाब देती है। और हालांकि इस तरह के ऑर्डर्स आते रहते हैं और वेरियस गवर्नमेंट्स इस तरह के एक्शन लेती रहती है, इस तरह डेटा इकट्ठा करती रहती हैं ताकि वो एक जो सोसाइटल बैलेंस है वो बनाए रखे। दोस्तों आप देखते होंगे लव जिहाद, भाई लव जिहाद एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट एग्जिस्ट करता है। तो अगर गवर्नमेंट्स कुछ ऐसे नियम बना रही हैं कि जिससे अगर 80% लोग जेन्युइन शादियां कर रहे हैं, लेकिन अगर 20% भी फंसाए जा रहे हैं, उनका अगर नुकसान किया जा रहा है, अगर उनके लाइफ पे थ्रेट आ रहा है, तो अगर ऐसे नियम सरकार कुछ बनाती है तो इसमें कुछ भी ख़राब नहीं है। हालांकि हर चीज़ के प्रोज़ और कॉन्स होते हैं, तो इसके कुछ प्रोज़ भी हैं, इसके कुछ कॉन्स भी हैं।
तो हमें यहाँ इथिक्स का यूटिलिटेरियन जो अप्रोच है वो रखना पड़ेगा कि भैया प्रोज ज़्यादा है कि कॉन्स ज़्यादा है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में जो बीजेपी गवर्नमेंट थी कर्नाटका में, उसने एपीएमसी एक्ट में कुछ चेंज किए थे। एपीएमसी एक्ट अभी डिटेल में बताया जाएगा। अभी क्या चेंज किए थे ये बताता हूँ आपको। एपीएमसी एक्ट होता क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती है। एपीएमसी का पूरा मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ये एक ऐसी निर्धारित जगह है जहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो अपना प्रोड्यूस लाके बेचते हैं और यही बेच सकते हैं और कहीं नहीं बेच सकते, ये एक्ट कहता है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया आप यहाँ से बाहर भी बेच सकते हैं, बाहर मार्केट में भी बेच सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि यही ला के बेचें। ऐसा बीजेपी ने एक्ट में संशोधन कर दिया। लेकिन अब जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई है उसको फिर से संशोधित कर रही है और ये कह रही नहीं भैया आप मार्केट में ही ला के बेचेंगे। तो बीजेपी ने ऐसा क्यों किया कि भैया मार्केट से बाहर बेच सकते हो? बीजेपी ने कहा कि भैया हम फार्मर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप चाहे यहाँ बेचो या बाहर बेचो, जहाँ भी आपको प्रॉफिट लगे वहाँ बेचो। लेकिन जो करंट डिस्पेंसेशन आई है कांग्रेस की, उसने कहा कि भैया बाहर तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है बल्कि बाहर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है इन लोगों का, तो बाहर नहीं बेचने देना। और बाहर बेचने से क्या है, इंटरमीडिएटरीज जो हैं वो कल्चर भी बूस्ट हो जाएगा, तो उसको बूस्ट होने से एपीएमसी जो हैं उनको घाटा होगा, उनको नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए ये अब जो चेंजेस किए गए थे उसको स्क्रैप करेंगे। एपीएमसी एक्ट के बारे में दोस्तों कुछ देख लेते हैं। एपीएमसी क्या होता है दोस्तों? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। जैसा कि मैंने बताया, ये एक इंडियन मार्केट बोर्ड है जो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और क्यों फॉर्म करती है? क्योंकि वो चाहती है कि जो फार्मर्स हैं वो बिग रिटेलर्स और जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन से बच जाएं, और जो क्रेडिटर्स हैं और जो मिडिल मैन हैं उनका प्रेशर जो है वो फार्मर्स पे कम हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी इफेक्टिव फार्मर्स डिवाइस कर सकें कि उनको अपना प्रोडक्ट कहाँ किसको कैसे बेचना है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों अब एक निर्धारित मार्केट में अगर आके जो हमारे किसान हैं अपना प्रोड्यूस बेचेंगे तो उससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को प्लान करने में आसानी होगी। प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, वो ये देखेगा कि भैया इतना सामान इस मार्केट में आ जा रहा है, तो उनको एक निर्धारित जगह मिल जाएगी जहां वो श्योरिटी से कुछ एग्रीकल्चर सामान जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं उसको खरीद सकेंगे। तो इससे क्या होगा? तो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट दोनों को बूस्ट मिलेगा। ये अपना प्रोसेसिंग भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे मार्केट में। और एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो मेथड और सिस्टम है वो ये एक्ट बताता है कि कैसे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ किया जाए, ऑनलाइन कैसे मार्केटिंग की जाए, ये सारी चीज़ें ये एपीएमसी बताता है, एपीएमसी एक्ट बताता है। इसके बाद दोस्तों 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट लाया गया। इसलिए लाया गया दोस्तों क्योंकि पुराने वाले में कुछ उसको फ्लॉज लगे, तो 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट लाया गया। उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की का प्रोविज़न रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई रिटेलर है, कोई प्रोसेसर है, वो फार्मर से एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे उसके प्रोड्यूस को ख़रीद लेगा। जैसे मान लीजिए उसको 2 महीने बाद केला चाहिए, मतलब फ्रूट्स चाहिए, या फिर कोई पेरिशेबल आइटम चाहिए, जैसे कि मान लीजिए नींबू चाहिए जो ख़राब हो जाते हैं 1 महीने 2 महीने बाद, तो वो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ख़रीद लेगा उनसे, और प्री डिटरमाइंड डेट पे फार्मर को वो चीज़ें रिटेलर को मुहैया करानी होगी। इससे क्या होगा दोस्तों? फार्मर भी श्योर हो जाएगा कि भैया इस दिन मेरा इतना आलू, इस दिन मेरा इतने वेजिटेबल्स बिक जाएंगे, और रिटेलर भी श्योर हो जाएगा कि इस दिन मुझे इतने फूड ग्रेन्स की या फिर इतने पेरिशेबल आइटम्स की सप्लाई मिल जाएगी, जिससे दोनों को फ़ायदा होगा और इनका पेरिशेबल आइटम भी ख़राब होने से बच जाएगा और इसको पैसे भी मिल जाएंगे और ये प्राइस वोलेटिलिटी से बच जाएंगे। मान लीजिए अभी इन्होंने टमाटर का कर दिया कि भैया हम 50 रुपये किलो में आपको दे देंगे, अभी 20 रुपये मान लीजिए चल रहा है, 50 में मान गए ये कि 50 में देंगे, लेकिन हो सकता है जिस समय ये 50 में दे रहे हैं उस समय टमाटर के भाव 150 रुपये किलो हो, तो इससे दोनों बच गए। चलिए इन्होंने प्रोड्यूस किया, इन्होंने 30 रुपये ज़्यादा पे करंट प्राइसेस से ले लिया और इन्होंने उस दिन के प्राइसेस से 100 रुपये कम में ले लिया, तो एक तरह से दोनों को फ़ायदा मुनाफा इसमें हो रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पेरिशेबल आइटम की हमने बात की। पेरिशेबल आइटम्स को मार्केट में लाया जाएगा जिससे जो उसका जो
पेरिशेबल आइटम जो ख़राब हो जाते हैं वो कम हो जाएगा। और फार्मर्स और इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे कि वो अपना मार्केट इस्टेब्लिश कर सकें। जैसे मान लीजिए कोई फार्मर, बड़ा फार्मर है या छोटा फार्मर है, वो नियम से बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपना सामान ला के मार्केट में रखता है, और उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको भरोसा है कि हाँ इसने बोला है तो ये इतना सामान, इतना मार्केट प्रोड्यूस ला के इस डेट पे दे देगा। तो इससे उसकी एक साख बन गई है मार्केट में, तो उसको मदद मिल रही है उसको अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में, और रिटेलर्स को भी मदद मिल रही है कि ऐसे लोगों को पहचानने में जो तय समय पे अपने प्रोड्यूस को उनको दे पाएँ। तो ये मार्केट ये भी काम करते हैं। और जो रेवेन्यू होता है, कुछ फ़ीस होती है दोस्तों एपीएमसी में, जो सबको पे करना पड़ता है, उस फीस से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बढ़िया बनाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसको कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये सारे एपीएमसी को कनेक्ट करता है और ट्रेडिंग में जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनकी ट्रेडिंग में, उनके खरीद फरोख्त में, आदान प्रदान में हेल्प करता है। और इससे क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ें हुए हैं, इसमें अराइवल ऑफ कमोडिटी इन प्राइजेस, मतलब कि आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा कि हाँ भैया हमको केला चाहिए, तो केला कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ कहाँ आ गया है, तो आप उसको ख़रीद सकते हैं। आप इस पर किसी भी आइटम को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और अमंग अदर सर्विसेज प्रोविजन ऑफ रिस्पॉन्डिंग ट्रेड ऑफर, मतलब आपने कोई ट्रेड ऑफ़र किया कि ठीक है मेरे पास चावल है 50 कुंटल, मैं इसको मार्केट से 10 रुपये कम में बेचूंगा, तो आपके इस ऑफ़र पे लोग रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, आपसे ख़रीद सकते हैं। तो ये सारा प्लेटफॉर्म ये ई-नैम प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों एपीएमसी के बारे में। अब देखिए दोस्तों एक और विवादित मुद्दा आया है। अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके द्वारा। उसमें क्या कहा गया है कि भैया 5 मरलाज, मतलब 1200 स्क्वायर फीट के अराउंड ज़मीन, जितने भी लैंडलेस और पुअर लोग हैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में, उनको प्रोवाइड किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के थ्रू। चलिए ठीक है, अच्छा है। और ये ज़मीन को कहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी, उन्हीं के गांव में, जिस गांव में वो लैंडलेस तरीके से रहते हैं उसी में उनको ये ज़मीन प्रोवाइड कराई जाएगी। बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें समस्या क्या है, इसमें समस्या ये है कि जो महबूबा मुफ्ती हैं वो ये कह रही हैं कि भैया 2021 की जो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 19,047 लोग होमलेस हैं टोटल मिला के, जिसमें से 10,000 लोग अर्बन एरियाज़ में हैं और 18,000 लोग रूरल एरियाज़ में हैं मोटा मोटी। लेकिन जो हमारे एलजी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हम भैया 10 लाख लोगों को ज़मीन देंगे। तो ये 19,000 ही अगर लैंडलेस हैं तो 10 लाख कौन लोग हैं जिनको आप ज़मीन दे रहे हैं? मतलब आप बाहर से लोगों को लाएंगे, यहाँ बसाएंगे और जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है इसको चेंज करेंगे। तो इस पर एक विवाद खड़ा हो गया है दोस्तों, और ये कह रही हैं कि भाई इससे जो जम्मू कश्मीर है उसमें जब बाहरी लोग आएंगे तो स्लम्स बढ़ेंगे, यहाँ के इकोलॉजी पे प्रेशर आएगा, और सबसे बड़ी चीज़ है जो हिडन एजेंडा इनका कहना है कि वो है यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना। तो अब देखिए दोस्तों इस स्कीम से डेमोग्राफी कितनी चेंज होती है या कितना स्लम आता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका ये एस्पर्शन है, ये एप्रीहेंशन है कि ऐसा कुछ फ्यूचर में हो सकता है। अब दोस्तों आते हैं ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ये कहाँ है दोस्तों, ये है यूक्रेन में। ये न्यूज़ में क्यों है दोस्तों इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सिक्योरिटी पे हाल ही में खतरा पैदा हो गया है। क्यों? क्योंकि इस पर रशिया ने कब्ज़ा कर लिया है। अब रशिया ने कब्ज़ा कर लिया है दोस्तों, तो ये आर्टिकल ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है जो वॉर टोन जोन में सेफ्टी इंश्योर कर सके। और सेफ्टी अगर ये इंश्योर नहीं कर पाएगा तो इससे काफ़ी तबाही मच सकती है। और यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो रशियन टर्म्स एंड कंडीशन को मानने से भी इनकार कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि पावर सप्लाई जो है वो यूक्रेन में वो इफ़ेक्टेड होगी और लोगों को समस्या होगी, प्लस इसके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी पे भी खतरा है। ये है कहाँ पे दोस्तों, ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये जो पावर प्लांट है ये डेनिपर रिवर के किनारे है, 200 किलोमीटर है डॉनबास से ये। उसके बाद दोस्तों ये 4 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेट कर रहे हैं उनमें से एक है। ये 40% टोटल एनर्जी जनरेट करता है दोस्तों यूक्रेन की, और
दोस्तों ये रशियन फोर्सेस द्वारा सीज भी कर लिया गया है। देखिए इसको हम दिखाते हैं कहाँ पे है। देखिए ये वॉर टोन, ये सारी जो एरियाज़ हैं इनको रशिया ने कैप्चर कर लिया है। तो इसमें से चेरनोबिल पावर प्लांट है जिसको क्लोज़ कर दिया गया है, और अब ये ज़ैपोरिज़िया का भी पावर प्लांट है जो कि क्लोज़ होने की कगार में है। तो दोस्तों ये ज़ैपोरिज़िया के बारे में आप ये जानते रहिए कि कहाँ पे है, और ये मतलब इसको रशियन ने सीज़ कर दिया है। लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये पावर प्लांट कहाँ पे है और ये किस नदी के किनारे है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने होंगे दोस्तों। अब एक और इम्पॉर्टेंट खबर पे आते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट ने नोट दे दिया है। तो दोस्तों इस एक्ट के बारे में, इस बिल के बारे में हम अच्छी तरह जान लेते हैं क्या है ये। दोस्तों अब नोट दिया है, इसका मतलब ये बिल पास नहीं हुआ है, ये मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में इसको पास किया जाएगा। इसके अलावा एक और बिल आया है, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल दोस्तों टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस करेगा, और ये एक लीगल फ्रेम प्रोवाइड करेगा टेलीकॉम फर्म्स के लिए और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। अब दोस्तों ये डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है ये क्या करती है, ये नॉर्म्स और नॉर्म्स प्रोवाइड कराएगी किस पे, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल डेटा। भारतीय रेसिडेंट जो हैं हमारे देश में, जो सिटीज़न हैं, उनके डेटा के मैनेजमेंट के लिए ये कुछ नॉर्म्स प्रोवाइड कराएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आपसे रिलेटेड जो भी डेटा है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, उसको कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करने से पहले आपसे उसका परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे आप बैठे होंगे, आपको फ़ोन आ जाता होगा कि भैया लोन चाहिए आपको, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक लोग फ़ोन कर देती है, तो आपने तो उसे नंबर दिया नहीं, उसने कहीं से ले लिया नंबर। तो अब ये एक्ट ये बोलता है कि नहीं, पहले आप कंसेंट लेंगे कि भैया आपका नंबर हम बांटने जा रहे हैं लोन, जो लोनिंग फर्म्स है, क्या आप राज़ी हैं? अगर आप कहेंगे हाँ तो दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई ये बात नहीं मानता है तो उसको ऊपर पेनल्टी और सज़ा का भी प्रावधान इसमें है। और मान लीजिए किसी भी वजह से आपका जो नंबर है वो बांट दिया गया कहीं पे, तो आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं कि भैया मेरा जो नंबर है गलत तरीके से बांटा गया है, और आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। और यही नहीं, ये बिल जो है वो कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ एक लेआउट बनाएगी जिसमें वो ये बताएगी कि जो भी फर्म पर्सनल डेटा लेते हैं लोगों का, जैसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वो उसे कैसे कलेक्ट करेंगे और कैसे उसको स्टोर करेंगे ताकि डेटा प्राइवेसी भंग ना हो पाए। तो अब देखिए इसमें जो राइट टू आरटीआई एक्टिविस्ट्स हैं उन्होंने एक एप्रीहेंशन कास्ट किया है। उन्होंने कहा कि भैया गवर्नमेंट ये कह रही है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वो किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, जैसे किसी का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब शेयर किसी से नहीं करेंगे। तो आरटीआई के अंतर्गत अगर हम किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जो पब्लिक गुड से रिलेटेड है, जो पब्लिक के भले से रिलेटेड है और पब्लिक लाइफ से रिलेटेड है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो क्या आप उसको देने से मना कर देंगे? तो ये एप्रीहेंशन आरटीआई एक्टिविस्ट ने ड्रॉ किया है। अब इस पर गवर्नमेंट क्या जवाब देगी ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये था डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में एक ब्रीफ में। अभी जब बिल पास हो जाएगा तो इसके बारे में और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए अब इंडिया ताइवान की जो रिलेशन है उसमें एक नया बूस्ट आया है। ताइवान ने 3rd ताइपेई इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली में खोला है, मुंबई में खोला है। और इससे पहले ये सेंटर कहाँ प्रेजेंट था? न्यू दिल्ली में और चेन्नई में। दोस्तों ये सेंटर का काम क्या है? दोस्तों इस सेंटर के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों ये 2 वे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है इंडिया और ताइवान में। दोस्तों जैसे आपको पता है ताइवान जो है वो लीडिंग चिप मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का, और इंडिया जो है वो लीडिंग चिप इंपोर्टर है वर्ल्ड का। तो इंडिया को ताइवान के चिप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह के जो सेंटर्स खुलेंगे वो हमारे चिप मैन्युफैक्चरिंग में, हमारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, और जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे हमारी। तो इसीलिए ताइवान से इंडिया का रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चाइना के संदर्भ में भी इंडिया ताइवान का रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना और ताइवान कट्टर दुश्मन है। चाइना कहता है कि ताइवान मेरा पार्ट है, ताइवान कहता है कि पूरा चाइना ही मेरा पार्ट है, तुम लोग अलग हो गए हो। तो चाइना ताइवान पे हमेशा आंख दिखाता रहता है और उस पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। तो इस मामले में भी
ताइवान इंडिया का रिलेशन स्पेशल है क्योंकि इंडिया ताइवान को सपोर्ट करता है और किसी भी चाइनीज़ एग्रेशन को खुल के उसका विरोध करता है और आगे हो सकता है। हालांकि इंडिया वन चाइना पॉलिसी पे अभी तक टिप्पणी नहीं करता है, जिसमें चाइना ताइवान और तिब्बत दोनों को अपना बताता है, लेकिन अब इंडियन जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो अब इस पे आने लगी है कि वो तिब्बत और ताइवान दोनों के बारे में खुल के बात करेगी। तो दोस्तों इसलिए भी ताइवान अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि दोस्तों 2006 से 2021 के बीच में हमारा जो ट्रेड है वो $2 बिलियन से बढ़कर $8.9 बिलियन हो गया, लगभग 4.5 गुना बढ़ गया है। तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया ताइवान का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन डिस्पोरा काफ़ी मात्रा में ताइवान में रहती है, वहाँ पे काम करती है और वहाँ से रेमिटेंसेस हमारे देश में भेजती है। तो ताइवान मल्टी डायमेंशनल तरीके से हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के कल्चरल सेंटर जो हमारे बीच का बायलैटरल रिलेशन है उसको और बूस्ट करते हैं। दोस्तों अब देखिए इस खबर पे आते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है दोस्तों। ये खबर बोलती है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में। अब दोस्तों ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, पूरी खबर आपको बताते हैं। दोस्तों जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो यूक्रेन जो है वो ग्रेन्स मतलब अनाज का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो जब वॉर शुरू हुआ तो ये एक्सपोर्ट कहाँ से करता है, ब्लैक सी से एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों यूक्रेन जो भी अपना एक्सपोर्ट्स करता है वो ब्लैक सी के थ्रू करता है, क्योंकि इसके काफ़ी पोर्ट्स देखिए दोस्तों ये ब्लैक सी में है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, जब वॉर हुआ तो रशिया ने इसके एक्सपोर्ट्स पे ब्लॉकेज लगा दिया। तो दोस्तों टर्की ने एक एग्रीमेंट ब्रोकर किया, यूएन और टर्की ने मिलके उस एग्रीमेंट का नाम था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जिसमें ये कहा गया कि रशिया को भैया ये जो एक्सपोर्ट्स हैं फर्टिलाइज़र और फूड के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको ब्लॉक नहीं करना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे। तो इस पर रशिया मान गया और उसने जो एक्सपोर्ट्स है उसको होने दिया। और अभी मार्च 2023 में ये जो इनिशिएटिव है वो उसका टर्म एक्सपायर होने वाला था। तो रशिया ने क्या किया कि उसको 60 दिन के लिए और बढ़ा दिया, मतलब 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया, मतलब मई जून। अब देखिए जून ख़त्म हो गया है और ये डील फिर ख़त्म होने वाली है। तो अब यूएसए चाहता है कि इंडिया भी रशिया पे प्रेशर डाले कि इस तरह का कोई भी ब्लॉकेज रशिया ना करे। तो दोस्तों अब ये देखना होगा कि रशिया ऐसा कुछ करता है कि नहीं करता है। लेकिन ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव यही था कि जो ब्लैक सी है उसको यूज़ किया जाए, उसको जो यूक्रेन यूज़ कर रही है अपने एक्सपोर्ट्स के लिए उसको ना रोका जाए, उसके एक्सपोर्ट्स को ब्लॉकेज न किया जाए। और उसका 60 दिन जो रशिया ने मार्च के बाद दिया था वो एक्सपायर हो गया है। और अब देखना होगा कि रशिया अब इस एरिया में क्या एक्टिविटीज़ करता है, क्या वो यूक्रेन के एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक करेगा या अलाउ करेगा। तो ये अब दोस्तों देखने वाली बात होगी। यूएसए इंडिया से भी चाहता है कि वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए और रशिया पे प्रेशर बनाए कि वो ब्लॉकेज फिर से ना करे। दोस्तों ब्लैक सी के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक सी के दोस्तों लिटोरल कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, वो है रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। देखिए ब्लैक सी है, रशिया है, यूक्रेन है, मतलब यूक्रेन तो है ही, रशिया है, यूक्रेन है, उसके अलावा जॉर्जिया है और टर्की है, बुल्गारिया और रोमानिया। ये सारे देश इसके लिटोरल कंट्रीज़ हैं। और यहाँ दोस्तों ये क्रीमियन पेनिनसुला भी आप देख सकते हैं जिस पे रशिया का कब्जा है। तो दोस्तों ये जो रूट्स हैं इन पे पूरा रशिया कमांड करता है और वो कभी भी यूक्रेन को कोई भी एक्सपोर्ट या कोई भी उसकी एक्टिविटी जो शिप के थ्रू होती है उसको वो ब्लॉक कर सकती है। तो इसी के बारे में दोस्तों ये एग्रीमेंट है, ये इनिशिएटिव था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का द हिंदू का एनालिसिस। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम हिंदू का जो एनालिसिस है उसको अपलोड करें तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।